हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शंस में हमने एनर्जी फ्लो या फिर एनर्जी साइकिल के बारे में चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा और बायोटिक इंटरेक्शंस किस तरीके से होते हैं हमने उसके बारे में भी देखा। आज के इस चैप्टर में हम न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तीन इंपॉर्टेंट हेड्स हैं इकोसिस्टम में। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट फ्लो है और तीसरा जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। देखिए, जिस तरीके से एनर्जी बहुत ज़रूरी है उसी तरीके से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पर ही तो है हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एनर्जी नो डाउट आपको पुश करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, हर दिन की ज़िंदगी जीने के लिए, चल रहे हैं आप, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं वगैरह, लेकिन आपके ग्रोथ के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके के इस न्यूट्रिएंट साइकिल को पढ़ना जो है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है हमें बताता है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे हैं पूरे हमारे एनवायरनमेंट में। The nutrient cycle is a concept that describes how nutrients move from the physical environment to the living organisms and subsequently recycled back to the physical environment। जाहिर सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट जरूर करते हैं और खासकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनर्जी को, अपने न्यूट्रिएंट्स को इस फिजिकल एनवायरनमेंट से ही लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो बताता है कि किस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं और वापस से फिर से उसी फिजिकल एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला वाटर एंड एयर पेनिट्रेट्स द सॉइल। हमने देखा कि वाटर, एयर और लैंड तीनों की ज़रूरत है एक इकोसिस्टम में लाइफ को सस्टेन होने के लिए। तो सबसे पहला बारिश वगैरह पड़ती है, यहाँ पर सॉइल वगैरह जो है वाटर और एयर वहाँ पर पेनिट्रेट करता है। जितने भी मिनरल्स हमें सॉइल वगैरह में मिलते हैं वो इस प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक प्लांट जो है उसी न्यूट्रिएंट्स को, उसी वाटर, उसी एयर का इस्तेमाल करके जो है खुद को एक ट्री की तरह जो है वो फॉर्म करता है। इसी ट्री के लीव्स वगैरह का जो है, अब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो ये जो डीर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट जो है वहाँ पर फ्लो हो रहा है। एंड अगेन इस डीर के मर जाने के बाद जो है और इस प्लांट के डेड लीव्स वगैरह जो है, मैटर जो है वो अगेन ब्रेक डाउन होते हैं, डिकम्पोज होते हैं और ये जो है ऑर्गेनिक मैटर बनता है। इसी ऑर्गेनिक मैटर को जो है अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि वाटर जो कोई भी सॉइल वगैरह पर पड़ता है, इसी डेड और ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलकर जो है इस प्लांट का न्यूट्रिएंट जो है वो फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये साइकिल है जो एंड हरगिज नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी तरीके से इंसान भी जो है वो जीते हैं, क्रॉप्स वगैरह जो सभी जो है वो उगाते हैं, अगेन ग्रोथ उनकी होती है, मर जाते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में जो है अगेन उन्हें डिकम्पोज किया जाता है और वो लैंड के न्यूट्रिशन में या फिर सॉइल के न्यूट्रिशन में एक अहम हिस्सा बनते हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। तो इस न्यूट्रिएंट साइकिल में चंद इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि वाटर और एयर वगैरह भी जो है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी इसे कहा जाता है, यानी कि वाटर का मूवमेंट किस तरीके से एनवायरनमेंट में हो रहा है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम विच इज ड्रिवन बाई सोलर एनर्जी। धूप की बहुत जरूरी है, एवापोरेशन वगैरह होगा तभी तो क्लाउड्स वगैरह बनेंगे, क्लाउड्स वगैरह तब बनेंगे तभी जो है प्रेसिपिटेशन वगैरह होगा, रेनफॉल वगैरह आएगा, सॉइल वगैरह जो है वहाँ से प्लांट्स वगैरह उगेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, बारिश से समंदर, समंदर से अगेन रिवर, लैंड्स वगैरह, या फिर जहाँ पर से एवापोरेशन हो रहा है और डायरेक्टली अगेन क्लाउड्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना उसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। तो इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल में वाटर का मूवमेंट अलग अलग फॉर्म्स में होता है। जैसे कि वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर बाय प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। बेस्ट एग्जांपल अगर हम कह सकें, एवापोरेशन यानी कि पानी से डायरेक्टली जो है एवापोरेट हो रहा है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स में जो है वो एज अ एयर जो है उसे ऊपर खींचा जाता है। एंड अगेन यहाँ पर ट्रांसपिरेशन अगर हम कह सकें, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से जो है वाटर वगैरह सनलाइट की वजह से वो एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है और वहां से उसे कूल डाउन किया जा रहा है और वो एक क्लाउड का फॉर्म ले रहा है और क्लाउड के फॉर्म में जो है जब वो जाता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं और वहां से जो है प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि बारिश वगैरह जो है वो पड़ती है। एंड अगेन स्नो मेल्ट, रन ऑफ, बड़े बड़े पहाड़ों में वगैरह वो गिरता है पानी, वहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह भी होते हैं, वहाँ से स्नो वगैरह भी मेल्ट होती है, वाटर भी नीचे आ जाता है। एंड अगेन सरफेस रन ऑफ, सरफेस में जो है वो वाटर आता है एंड अगेन रिवर्स, लेक्स जितने भी है वहाँ पर वो रिचार्ज करता है। तो ये पूरा जो साइकिल है उसे वाटर साइकिल कहते हैं।
द कार्बन साइकिल, कार्बन भी बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, या फिर कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये सभी की मात्राएं जो है तादाद हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल माना जाता है कि सिर्फ 2% है कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न जो है वो फोटोसिंथेसिस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। However, without carbon dioxide, life could not exist because it is vital for production of carbohydrates through photosynthesis by plants। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स हैं इस दुनिया में वो प्लांट्स ही हैं, जिस पर ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं। बिना ऑक्सीजन के जीना इम्पॉसिबल है। तो उस ऑक्सीजन का मात्रा जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले अगर कोई हैं तो वो प्लांट्स ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, यानी कि उनके फूड आइटम्स जो है या फिर उनके एनर्जी के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो खुद ही बनाते हैं। तो ऐसे एक प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से कार्बन को जो है साइकिल हमें बताया गया है कि सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन यहाँ पर होता है एंड अगेन जो है डिकम्पोज्ड एनिमल्स वगैरह से फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी जो है वो बनते हैं। रूट रेस्पिरेशन होता है एंड अगेन प्लांट रेस्पिरेशन इसे हम कहते हैं। फिर से वापस जो है इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है ये प्लांट। तो इस तरीके से इन सभी को जो है एक कार्बन साइकिल कहा जाएगा, यानी कि कार्बन का मूवमेंट पूरे हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से हो रहा है। तीसरा जो है वो है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल अलग है, नाइट्रोजन साइकिल अलग है। नाइट्रोजन साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल का एक हिस्सा है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के फ्लो होने में नाइट्रोजन का भी बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत प्लांट्स जो है अपने रूट्स का इस्तेमाल करके एनर्जी ग्रैब करते हैं सॉइल से। जो कोई भी एडिक्वेट ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजिशन होता है तो उस ऑर्गेनिक मैटर को किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज उसे किया जा सकता है फोटोसिंथेसिस में। ये सभी जो है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से ही होता है। तो उसे जो है नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नाइट्रोजन साइकिल भी जो है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज। तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है लिविंग टिश्यूज में भी, यानी कि जो कोई भी लिविंग टिश्यूज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह हैं, तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है उसमें। वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखा जा सकता है। इट कंस्टिट्यूट्स नियरली 16% बाय वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है। देयर इज एन इनएक्सॉस्टेबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा अगर तादाद में पूरे एनवायरमेंट में अगर कुछ है तो वो नाइट्रोजन है इन द एटमॉस्फेयर, बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डायरेक्टली उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, अलग अलग प्रोसेस से जो है नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अपने टिश्यू बिल्डिंग प्रोसेस में, अपने ग्रोथ में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में हमने दिया गया है डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, ये सभी जो है अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो ये सभी जो है नाइट्रोजन का या फिर नाइट्रोजन साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। और आखिर में तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हेड है इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन का, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है थोड़ा बहुत। इट इज द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट इज एन इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज इन अ डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, मैराइन एनवायरमेंट एंड सो ऑन चेंजेस ओवर टाइम। यानी कि जैसा जैसा टाइम जो है घटता जाता है, किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो अपने एनवायरमेंट में, अपने इकोसिस्टम में किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं या फिर किस तरीके से चेंजेस वहां पर आ रहे हैं, तो इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्रू टाइम जो है हम देख सकते हैं रॉक्स वगैरह, अगेन यहाँ पर अच्छी खासा सॉइल यहाँ पर फॉर्म होता है, थोड़ा बहुत ट्री का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सॉइल का सिस्टम भी जो है वहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर रॉक्स हैं, यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जैसे जैसा टाइम जो है वो आगे बढ़ता जाता है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन किस तरीके से हो रहा है उसे स्टडी किया जा सकता है। इन्हें फर्दर अगेन क्लासिफाई भी किया जा सकता है, जैसे कि पायोनियर स्पीशीज। मान लेते हैं कि कोई एक नई जगह है जहाँ पर किसी भी तरीके का लाइफ फॉर्म नहीं है, तो नया नया वहाँ पर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह जाकर वहाँ पर वहाँ की ज़िंदगी को जो है वो अपनाएंगे, उन्हें पायोनियर स्पीशीज़ कहा जाएगा, क्योंकि वो लीडर हैं, पहले वो जाकर वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। और उनसे जो है आगे जो आएंगे थोड़े बहुत डेवलप्ड, उन्हें इंटरमीडिएट स्पीशीज़ कहा जाएगा। और उन्हें जो लास्टली जो है वो एक पूरे फॉर्मड में, एक पूरे अच्छे तरीके से जो है सक्सीड करेंगे, एक एज अ फाइनल फॉर्म, उन्हें क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से किसी भी एक इकोसिस्टम का या फिर किसी भी एक रीजन का इकोलॉजिकल सक्सेशन होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप अर्थ ही ले लीजिएगा, बिग बैंग से लेकर आज तक जो है जो कोई भी चेंजेस हम अलग अलग देखने को हमें मिल रहा है एनवायरनमेंट वगैरह, उन सभी को जो है हम इकोलॉजिकल सक्सेशन ही कहेंगे।
ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शंस के बारे में, और खासकर न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।